नमस्कार। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम मोदी सरकार की नीतियों की चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं उन पर विस्तार से चर्चा होती है किसी विशेषज्ञ के साथ, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन योजनाओं का एक जो आम नागरिक है देश का, उसको कहाँ तक लाभ मिला है, या अगर योजनाओं में कोई खामी रह गई है तो उसको किस प्रकार से तेज़ गति से पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सरकार बनी थी 2014 में, सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने सबको आवास एक नारा दिया था। उनका ये कहना था कि देश में जितने भी गरीब हैं उन सबको मकान दिए जाएंगे, घरों में सबके सर पर छत होनी चाहिए। 4 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि बीच में ये देखने में आया कि कुछ गति धीमी थी इसमें। हमने बीच बीच में कई बार अलग अलग विशेषज्ञों से इस विषय पर चर्चा भी की कि प्रधानमंत्री की जो योजना है सबको आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो कहाँ तक पहुँची है, उसमें क्या कमियाँ हैं। अब हमारे साथ हैं तोखन साहू, जो शहरी विकास राज्य मंत्री हैं, और यहाँ पर मैं तोखन साहू का आपको परिचय देना चाहूँगा। आप बिलासपुर से आते हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाका है। तोखन साहू पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं, लेकिन एक इनका लंबा अनुभव है एक स्वयंसेवक का, साथ में एक बीजेपी कार्यकर्ता का, नेता का। जो तोखन साहू ने हमें बताया वो एक बड़ा रोचक विषय है, वो ये कि वो पंच का चुनाव लड़े, पंच जीते। 1994 से लेके करीब करीब 31 साल का सफ़र उन्होंने जो राजनीति में पूरा कर लिया है। 55 साल के तोखन साहू हैं और कोई भी चुनाव अपने करियर में वो हारे नहीं। छत्तीसगढ़ में भी वो मंत्री रहे हैं। फिलहाल उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने की, क्योंकि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य केवल तभी पूरा हो सकता है जब हर विभाग, हर मंत्रालय अपना काम सही तरीके से करे। तोखन साहू जी, आपका कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमो इम्पैक्ट के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। जी, जैसे आपने सुना, हमने आपका भी परिचय दिया। आप बड़े उत्साही मंत्री हैं, और चूंकि एक आप आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, बिलासपुर से, जहां पर गरीब समुदाय या गरीब लोग, वंचित वर्ग के लोग काफ़ी हैं, तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है मकान की। घर पर उनके छत और रोटी, कपड़ा और मकान, 3 बुनियादी चीज़ें कही गई हैं जीवन की। कैसे इस लक्ष्य को पूरा करेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, रोटी, कपड़ा और मकान ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने का काम किया गया है। योजनाएं कैसे बनती है? योजनाएं बनती है उस दर्द को समझने से। माननीय मोदी जी गरीब के बेटे हैं, इसलिए उन्होंने गरीबों के दर्द को समझा, और जो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने योजना लागू किया कि हम हर गरीब के घर पर मुफ्त में 5 किलो चावल भेजेंगे। आज 81 करोड़ लोगों के घर हर महीना मुफ्त में राशन भेजने की व्यवस्था माननीय मोदी जी की सरकार करती है। क्या कोई कल्पना कर सकते हैं कि 81 करोड़ लोगों के घर पर कोई भूखा मत रहे, कोई भूखा मत सोए? ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, और हर महीना राशन भिजवाने का काम हमारी सरकार करती है कि यदि आदमी की पेट की ज्वाला शांत होगा तब आदमी सोचेगा कि मुझे आगे और भी कुछ काम करना है। और जिस प्रकार से आपने प्रधानमंत्री आवास के बारे में पूछा, 2000 पहले की जो सरकारें, यदि 2004 से 14 के बारे में मैं बात करूं, तो उस समय की सरकारें जो योजना बनाई वो या तो कागजों में सिमट करके रह गया, या घटिया निर्माण होने के कारण ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। लेकिन मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके लाखों लोगों, लाखों परिवारों के, करोड़ों लोगों के जो सपने हैं उसको साकार करने का काम किए हैं। हम यदि शहरी क्षेत्र की बात करें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा, 1 करोड़ 12 लाख आवासों की स्वीकृतियाँ दी गई, जिसमें से लगभग 1 करोड़ आवास बना करके हम जनता को समर्पित कर चुके हैं, जनता को सौंप भी चुके हैं। ये शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं? मैं केवल शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति? ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक क्रांति आई है। मोदी जी ने शहरी विकास और आवास के क्षेत्र में एक क्रांति लाई है।
और ये क्रांति केवल ईंट और गारे का नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों को साकार करने की एक कहानी है। इसलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास बना करके हर लोगों को जिसकी ज़रूरतें हैं, अब हमने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के माध्यम से हमने लोगों की सुविधाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सरल एकीकृत वेब पोर्टल जारी किए हैं। अब हितग्राही राज्य या राज्य संघ क्षेत्र के लोग अब इस एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से खुद आवेदन कर सकते हैं। उस आवेदन का परीक्षण करके स्थानीय निकाय या हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत वो सर्टिफाइड करके राज्यों के माध्यम से हमारे पास भेजेंगे और हम उनकी स्वीकृतियाँ दे देंगे। जो सूचना मिली है अभी भी कम से कम 51 लाख परिवार या लाखों परिवार ऐसे हैं जो बेघर हैं, उनको कैसे मकान दे पाएंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 हमने एक उनके लिए रास्ता दिया कि अब जिनको आवास की आवश्यकता है वह स्वयं आवेदन कर सकते हैं इस सरल एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से, और उसे ट्रैक भी कर सकते हैं कि उनकी आवेदन की स्थिति क्या है। तो ये एक रास्ता निकाला माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यदि जिसको आवास की आवश्यकता है वो खुद आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति को जांच भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति को आवास मिले, ऑल वेदर पक्के मकान का जो कॉन्सेप्ट था वो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो, ये व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा। लेकिन तोखन जी इसमें दो विषय हैं, एक तो इसमें कुछ शर्तें होंगी, क्या शर्तें हैं कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, दूसरा जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं क्या वो इतने पढ़े लिखे इतने समझदार हैं कि आवेदन वेब पोर्टल पर जाकर कर सकें, या उन तक कैसे जागरूकता आएगी इन सब बातों की? देखिए, यदि मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, स्थानीय हमारे लोग हैं, जनपद में जाकर के उनके मदद से रोजगार सहायक हैं, उनके मदद से ये लोग आवेदन कर सकते हैं। यदि मैं निकायों क्षेत्र की बात करूं तो आजकल हर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो उस वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हमारे पार्षद हैं, स्थानीय निकाय है, उसके माध्यम से ये लोग आवेदन कर सकते हैं। हमारा स्थानीय निकाय उस आवेदन पर जांच करके हमें राज्यों के माध्यम से मांग पत्र भेजते हैं और हम उनके राज्यों की मांगों पर हम केंद्र सरकार के माध्यम से उसे हम मदद करते हैं। अच्छा, राज्य सरकारों को आपने इसमें शामिल किया है और गहन मुझे लगता है कि इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने सभी माननीय सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में रात दिन सब भ्रमण करते हैं। हम सभी माननीय विधायकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को हमने सबसे आग्रह किया है कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। दिशा की बैठकें भी होती है हमारे माननीय सांसद लोगों के नेतृत्व में, तो वहाँ पर ये लोग जरूर इस बात की चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की जानकारी हो ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ये तो सही है आपकी बात, और हम भी अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनके पास छतें नहीं हैं यानी घर नहीं है, वो वेब पोर्टल पर जो शहरी विकास मंत्रालय का है, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो विकसित भारत 2047 बनाने का जो सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा दिया है, उसमें एक बड़ी भूमिका आपका मंत्रालय निभा सकता है। क्योंकि जब एक मकान बनता है तो जैसे आपने कहा कि केवल एक मकान नहीं, उसमें लोगों की भावनाएं हैं, लोगों का सपना है। उसके अलावा उद्योग क्षेत्र से उसमें ईंट, सरिया, सीमेंट, साथ में सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जितनी भी चीज़ें वो सारी उसमें लगनी है, तो इकोनॉमी उससे बढ़ेगी। इस विषय पे क्या सोचा आपके मंत्रालय ने? देखिए, विकसित भारत 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है और हमारी मंत्रालय के साथ साथ हमारे सभी मंत्रालय इसी दिशा पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। यदि मैं अपने मंत्रालय की बात करूं तो आपने देखा होगा कि शहरीकरण का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए शहरों की ओर रुख करते हैं, और जब लोग शहरों की ओर रुख करते हैं तो शहरों की चुनौतियां भी बढ़ती है। जिस प्रकार से यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की जनसंख्या के अनुपात में सड़कें हो, पेयजल उपलब्ध हो, उनके लिए सीवरेज हो, सेप्टेज हो, उनके लिए मकान हो, ये सारी चुनौतियाँ बढ़ती है। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक मिशन लागू किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना, यानी
हम स्वच्छ भारत मिशन योजना के माध्यम से यदि पहले चरण में घर घर शौचालय बनाने का काम हुआ, अब जल को ट्रीट करने के लिए हम एसटीपी का निर्माण कर रहे हैं। घर से जो कचरा निकलती है उसका प्रबंधन कैसे होगा, हम स्वच्छ भारत मिशन योजना के माध्यम से कर रहे हैं, ताकि कहीं कूड़े का ढेर मत बने। उसका प्रबंधन कैसे हो, गीला कचरा, सूखा कचरा, उसको अलग करना और उसको खाद के रूप में परिवर्तित करना और उस खाद को फिर से प्रयोग में लाना। दूसरा, अमृत मिशन योजना के माध्यम से हम घर घर नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी को अब अर्बन चैलेंज के माध्यम से एक नया फंड माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किया गया है। शहरों की जो चुनौतियां हैं उसे निपटने के लिए प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय NULM के माध्यम से, राष्ट्रीय स्तरीय आजीविका मिशन योजना के माध्यम से लोग कैसे लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मेट्रो सिटी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा के माध्यम से शहरों की गतिशीलता बनी रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी मंत्रालय काम कर रही है। देखिए क्या है मंत्री जी, योजनाएं बड़ी अच्छी बनती हैं, मोदी जी नारे बड़े अच्छे देते हैं, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन है ज़मीनी स्तर पर वो ठीक नहीं हो पाता। जैसे स्मार्ट सिटी योजना आपके मंत्रालय ने शुरू की थी, कोई बहुत ज़्यादा वो मुझे नहीं लगता कि कामयाब हो पाई। स्वच्छता अभियान की आपने बात की, बहुत अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन सफाई की क्या हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। देखिए, आप कल्पना करिए 2014 के पहले हमारे शहरों की स्थिति कैसी थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है कि आज स्वच्छ भारत मिशन योजना के माध्यम से घर घर शौचालय बनाए गए, शौचालय का उपयोग किया गया। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो सामाजिक परिवर्तन आया है, सबसे बड़ा इस देश में, तो स्वच्छ भारत मिशन योजना के माध्यम से आया है। शौचालय बनाना, शौचालय का उपयोग करना, एक क्रांति आई है। एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल 60 से 70 हज़ार बच्चे जो संक्रमित होकर काल के गाल में समा जाते थे, उन बच्चों के जीवन को भी बचाया जा सका है स्वच्छ भारत मिशन योजना के लागू होने के बाद। एक क्रांति आई है। ये तो बड़ी आपने गंभीर बात बताई है। बिल्कुल, आप कल्पना, आप अगर 2014 तो बड़ी सकारात्मक रिपोर्ट है। के पहले और 2014 के बाद देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल योजना नहीं लागू किए, योजना को धरातल में लाया। प्रधानमंत्री जी खुद झाड़ू लेकर के निकलते हैं। आप किसी को झाड़ू लेकर निकलने में शर्म महसूस नहीं करते। ये प्रधानमंत्री ने चलना सिखाया, ये मेरा शहर है, ये मेरा गांव है, मेरा स्कूल है, मेरा शहर है। अब स्वच्छता की कंपटीशन होती है कि मेरा शहर भी प्रथम आए। और इस स्वच्छ भारत मिशन योजना के 10 साल के अनुभव के आधार पर हमने कहा स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, यानी हम सबके स्वभाव में यह बात आनी चाहिए। तो कितना बड़ा काम इस देश में हुआ है। 2014 के पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को देखिए। इस देश में सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद आया है। इसमें कोई दो राय नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आखिरी सवाल, चूंकि स्मार्ट सिटी के बारे में आपने कहा, मैं बता दूं, स्मार्ट सिटी के बारे में जो हमारी सोच है, स्मार्ट सिटी के बारे में कि शहर के किसी एक हिस्से को हम ऐसा डेवलप करें जिससे उसे देख करके शहर के अन्य हिस्से के लोगों को भी लगे कि भाई मेरे हिस्से का भी शहर है, वह भी साफ सुथरा रहे। और इसमें केवल एक प्रोजेक्ट को नहीं चुनना था, इस प्रोजेक्ट में इस बात का ध्यान दिया गया कि शहर की ज़रूरतों के मुताबिक आप इसमें कोई भी प्रोजेक्ट चुन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, यदि सड़कें बनाने की ज़रूरत है तो सड़क भी बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण हो। यदि लाइट लगाना है तो लाइट भी उसमें लगाइए। यदि उसमें CCTV कैमरा लगाना तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV के, यानी शहर अपनी ज़रूरतों के मुताबिक खुद प्रोजेक्ट का चयन करे। इसलिए एक आदर्श शहर स्थापित हो, एक दूसरे को देख करके। जैसे मेरे पड़ोसी का घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा डिज़ाइन से बना है, बहुत साफ सुथरा रखते हैं, तो उसके पड़ोसी को भी देख करके लगेगा कि नहीं भाई मेरा भी घर साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये स्मार्ट सिटी में की कल्पना यही था कि हम एक दूसरे को देख करके अपने शहर को अच्छा कैसे रखें। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, चूंकि हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे DDA की बड़ी
जिक्र होता है, चर्चा होता है, और ये कहा जाता है कि डीडीए जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, एक सफ़ेद हाथी डीडीए बन गया। इसके अलावा दूसरा सवाल इसी से मिलता जुलता कि दिल्ली में जहाँ झुग्गी वहीं मकान का एक नारा दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन ये देखने में आया कि लोग मकान ले लेते हैं, आवंटित करा लिए, उसके बाद फिर झुग्गियाँ बनी रहती हैं, चाहे वो डीडीए की ज़मीन है, चाहे वो रेलवे की ज़मीन है। इसका क्या समाधान देखते हैं? देखिए, जहाँ ज़मीन वही मकान, हम प्रधानमंत्री आवास योजना को शहर में 4 वर्टिकल्स के माध्यम से हम लोगों को मदद करके उनके लिए निर्माण कराते हैं। 10 साल तक की आप पार्टी की सरकार रही, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास को तो लोगों के लिए देना ही बंद कर दिया गया था। इतनी उनकी घटिया मानसिकता थी, क्योंकि उस पर प्रधानमंत्री आवास लिखा जाता था। अब हमारी सरकार आ गई है, दिल्ली के लोगों ने आशीर्वाद दे करके 10 साल के जो आप पार्टी की जो सरकार, आपदा की सरकार को हटाया, अब डबल इंजन की सरकार है, अब तो ट्रिपल इंजन की है मंत्री जी, एमसीडी में सरकार है। तो इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा। जहाँ ज़मीन वही मकान, हम लोगों को आवास बना करके देंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि 1 करोड़ आवास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की पहली बैठक में स्वीकृति दिए हैं। और इस आपको जैसे मैं बता रहा था कि इस एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से 51 लाख आवेदन हमें प्राप्त हो चुके हैं देश भर में। हाँ, ये तो मैंने भी डाटा इसको देखा था कि 51 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी भी मकान चाहते हैं। हमारे पास आवेदन आ चुके हैं, हम उसका परीक्षण करा करके, राज्य सरकार परीक्षण करा करके हमारे पास मांग पत्र भेजती है, हम स्वीकृत करते हैं। वो जितना मांगेंगे, जितना अधिक मांगेंगे उतना अधिक हम लोग देंगे। हमारे माध्यम से आप कोई लोगों को, गरीबों को या जनता को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसे नमो इम्पैक्ट के माध्यम से मैं सभी जनप्रतिनिधियों को और देश की जनता से कहना चाहूँगा कि जिनको ज़रूरत हो प्रधानमंत्री आवास का, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सरल एकीकृत वेब पोर्टल जारी किए हैं। उस सरल एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। जहां ज़मीन वही मकान, और जिसको ज़रूरत है उनके लिए हम प्रधानमंत्री आवास माननीय प्रधानमंत्री जी स्वीकृत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए श्री तोखन साहू, जो केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हैं। उन्होंने सारी बातें बेबाकी से बताई। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिलहाल कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।